बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। और इस हेड के तहत हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। एसेट क्या है, कितनी किस्म के एसेट्स हैं, एक्विजिशन किसे समझते हैं, डिस्पोजल क्या होती है, फिर डिस्पोजल कंस्ट्रक्शन क्या है, कास्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, और अगर हम इसे डिस्पोज ऑफ करते हैं तो गेन और लॉस कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अंडर द इनकम टैक्स लॉ ये 6 किस्म के एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं। कैपिटल एसेट, डिटेल हम पढ़ चुके हुए हैं कैपिटल गेन्स में। डेप्रिसिएबल एसेट, एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट, इंटेंजिबल्स, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स और स्टॉक इन ट्रेड। तो इन सब को अब अलग-अलग देखते हैं। डेप्रिसिएबल एसेट बुनियादी तौर पे 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तो एसेट इज डेप्रिसिएबल एसेट। और ये ज़हन में रखिएगा कि हम चूंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस का ही एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो ये बिजनेस से रिलेटेड चीज है। सो नंबर 1, it is tangible, movable or immovable property. Then it is having normal useful life more than 1 year and it is being used by the owner for his business. अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं, बाकी एलेबोरेटेड डेफिनेशन जब हम डेप्रिसिएशन के हवाले से देख रहे होंगे वहाँ देखेंगे। सो प्राइमरली टेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, 1 साल से ज़्यादा इसकी यूजफुल लाइफ है और इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द बिजनेस। तो ये अगर चीज़ें होती हैं तो दिस इज नोन एज डेप्रिसिएबल एसेट। और एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट की ही एक रिफाइंड फॉर्म है, उसी की एक फर्दर क्लासिफिकेशन, उसमें से कुछ चीज़ों को अलग किया गया है। तो डेप्रिसिएबल एसेट, एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट क्या होता है? ए डेप्रिसिएबल एसेट अदर देन ये जो 4 किस्म की है, एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस व्हीकल इज प्लाइंग फॉर हायर। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे वैन्स हैं, बसेस हैं, कोचेज हैं, अगर तो ये पैसे कमाने के लिए नहीं है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज की अपने स्टाफ को लाने ले जाने के लिए होती है, तो दीज आर नॉट प्लाइंग फॉर हायर। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनकी प्लाइंग फॉर हायर। सो एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इसको हमने इफ it is not plying for hire तो it is excluded from eligible depreciable asset. Then any furniture or fittings, any plant and machinery that has been used previously in Pakistan, तो पाकिस्तान में इससे पहले इस्तेमाल ना हुई हो, इसका मतलब ये है लोकल मशीन अगर है तो सिर्फ न्यू होनी चाहिए, इंपोर्टेड है तो ये न्यू भी हो सकती है और यूज्ड भी हो सकती है, क्योंकि कंडीशन क्या है? नॉट प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से बाहर अगर इस्तेमाल हुई है तो कोई मसला नहीं, पाकिस्तान के अंदर ये इससे पहले इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और 4th पॉइंट डेफिनेशन में उन्होंने डाल दिया, हालांकि होना नहीं चाहिए। एनी प्लांट एंड मशीनरी whose entire cost has been allowed as deduction under another section of the income tax ordinance in the tax year in which it is acquired. तो जिस साल acquire किया गया एसेट, अगर उस साल उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन तो हम उसे एसेट ही नहीं कहते, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अच्छा, ये जो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है ये बुनियादी तौर पे एक स्पेशल डेप्रिसिएशन जिसे हम इनिशियल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं उसके लिए है। और टेबल अगर हम देखें 3rd शेड्यूल का, जिसमें रेट्स दिए हुए हैं कि किस पे किस हिसाब से डेप्रिसिएट करना है, तो उसमें अगर देखें तो उसमें सिर्फ अब एक ही आइटम रह जाता है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। सो प्रैक्टिकली डेफिनेशन के हवाले से ये सारी चीज़ें निकाल दें, बाकी जो कुछ बचता है दैट इज एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस only plant and machinery is part of the eligible depreciable asset.
इंटेंजिबल्स, ये तमाम के तमाम आइटम्स आप जानते हैं, पेटेंट, इन्वेंशन, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये सारी आपको पता है। डिज़ाइन, सीक्रेट फार्मूला, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि ये वो एसेट हैं जिनका एक्चुअली फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लाइसेंस है, फ्रेंचाइज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मेन चीज़ देखने वाली ये है कि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये मौजूद होते हैं। और 16 पॉइंट में देखें, एनी अदर एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अकाउंटिंग में जिसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि दिस इंटेंजिबल डज नॉट इंक्लूड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर गुडविल परचेज की है तो दैट इज इंटेंजिबल, लेकिन अगर किसी बिजनेस हाउस ने गुडविल खुद पैदा की है तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द इंटेंजिबल। सो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स प्राइमरीली क्या है? ये रेवेन्यू टाइप एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लेकिन चूंकि अब भी अदारे ने काम करना शुरू नहीं किया, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की, उस वक्त तक के जितने खर्चे हैं, चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस वक्त तक नहीं बनता जब तक कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो जाती, तो उससे पहले के जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से शामिल है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, कंपनी बनाने के, फर्म को रजिस्टर करवाने के, कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं? ये फंक्शनल मॉडल्स होते हैं। जो बड़ा प्लांट लगाना है, जो उसका इनपुट है, जो उसका प्रोसेस है और जो उसकी आउटपुट निकलती है, यही एक बड़ा छोटा सा लैब किस्म का समझ लें कि वो प्लांट लगाया जाता है। उसकी वही इनपुट होती है, वही प्रोसेस होता है और वही आउटपुट होती है। जहाँ बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है तो वहाँ प्रोटोटाइप्स बनाए जाते हैं, तो इसने भी डिस्कार्ड हो जाना होता है। एंड कॉस्ट ऑफ ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, नेचुरली ये कमेंसमेंट से पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उन्हें हम इलादा से कैपिटलाइज कर रहे होते हैं, वो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं बनते। स्टॉक इन ट्रेड आपने पढ़ा हुआ है, इसमें सिर्फ एक चीज रखने वाली है ज़हन में, जो रेड में दिया हुआ है कि स्टॉक्स और शेयर्स ऑफ कंपनी शैल नॉट बी स्टॉक इन ट्रेड इवन इफ दीज आर हेल्ड फॉर बिजनेस एंड सेल पर्पसेस। सो कोई सी भी चीज जो आपने खुद मैन्युफैक्चर की हो, परचेज की हो, जिसे आपने सेल के लिए रखा हुआ है या जिसको यूज करना है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स विच आर मेंट फॉर सेल, ये सारी चीजें आपकी स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन स्टॉक्स और शेयर्स कंपनीज के, चाहे कोई शख्स इसमें डील ही क्यों ना करता हो, एक्चुअली उसका स्टॉक है, लेकिन फॉर टैक्स पर्पसेस हम इसको स्टॉक इन ट्रेड में शामिल नहीं करते। किन सूरतों में समझते हैं कि एसेट किसी ने एक्वायर कर लिया? नंबर 1, व्हेन ए पर्सन बिगिंस टू ओन एन एसेट, उसकी मलकियत बन गई, उसके हवाले कर दिया गया। when a person is granted any right to own an asset, इसकी एग्जांपल अगर आप लेना चाहें, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो एप्लीकेशन लेती हैं लोगों से, उनको बैलेटिंग के थ्रू प्लाट अलाट कर दिए जाते हैं। वो जो अलाटमेंट लेटर है, हालांकि उस वक्त प्लॉट एक्चुअली कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, वो चाहे तो उसका कब्जा नहीं ले सकता क्योंकि उस वक्त एक्चुअली कहीं जमीन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन जब वो कागज उसको दे दिया गया अलाटमेंट लेटर, तो देन द पर्सन बिगिंस टू ओन द एसेट, अब उसकी मलकियत है उस पे, तो दिस इज एक्विजिशन। व्हेन ए पर्सनल एसेट इज अप्लाइड फॉर बिजनेस यूज, पर्सनल और बिजनेस एसेट, जरा नीचे डेफिनेशन देखें। पर्सनल एसेट कौन सा है? एन एसेट हेल्ड होली फॉर पर्सनल यूज। और बिजनेस एसेट क्या है? एन एसेट हेल्ड होली आर पार्टली फॉर यूज इन बिजनेस। सो अगर किसी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी या पार्टनर की एक गाड़ी है, वो उसे ऑफिशियल यूज में भी ले आता है, तो हम समझेंगे कि उस बिजनेस ने
इसको एक्वायर कर लिया है, क्योंकि अब ये बिजनेस एसेट बन गया है, क्योंकि बिजनेस के साथ साथ पार्टली यूज में भी, पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस और प्राइवेट दोनों में चला गया। डिस्पोजल कब समझते हैं? डिस्पोजल बड़ी आसान सी कहानी कि जब उसकी मलकियत आपके पास न रहे। वो मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, सोल्ड, एक्सचेंज, ट्रांसफर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, कैंसल्ड। जैसे अभी प्लॉट की हमने एग्जांपल ली थी, तो प्लॉट अगर किसी रीज़न की बिना पे कैंसिल हो जाता है, पहले जब अलॉट हुआ था तो डेट वाज एक्विजिशन, और जब कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी ट्रीटेड एज डिस्पोजल। रिडीम्ड जैसे शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, वापस कर देते हैं तो इट इज़ रिडम्पशन। डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, एक्सपायर्ड जैसे लाइसेंस है या लीज है। सरेंडर्ड, रिलिंक्विश्ड मुझे शक था कि शायद मीनिंग्स ना पता हो तो इसलिए लिख दिए। टू अबंडन, गिव अप और रिनाउंस सम राइट और थिंग। मिसाल के तौर पे हमने सैलरी में पढ़ा था कि कंपनी चाहे तो अपने मुलाजमीन को शेयर्स ऑफर कर सकती है। ये जो राइट है उसका, जो राइट लेटर उसको दिया गया था, वो चाहे तो इसे मार्केट में बेच सकता है। दिस इज रीनाउंसमेंट ऑफ द राइट, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज डिस्पोजल। ट्रांसमिटेड बाय सक्सेशन अंडर विल, ट्रांसफर कहते हैं जब एग्रीमेंट के नतीजे में होता है और अगर मलकियत चेंज होती है, और अगर मलकियत किसी कानूनी प्रोविजन की एप्लीकेशन की बिना पे होती है, अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसके एसेट उसके लवाहिकीन में चले जाते हैं, तो दिस इज नोन एज ट्रांसमिशन। इन केस ऑफ ए बिजनेस एसेट अप्लाइड फॉर पर्सनल यूज, जैसे पहले हमने कहा था कि पर्सनल एसेट था तो वो बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो उसे एक्विजिशन ऑफ एसेट समझेंगे। और अगर इसके बरक्स होता है कि बिजनेस एसेट था, दैट वाज ओन्ड बाय द बिजनेस, लेकिन अब खालिस्तन पर्सनल यूज में चला गया, तो ये समझेंगे कि डिस्पोजल होगी। अच्छा, इन दोनों सूरतों में जब हम समझ रहे हैं एक्चुअली ना तो पहले एक्वायर किया था, ना ही अब डिस्पोज हो रहा है, एसेट की लीगल कंडीशन में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन हम समझ लेते हैं कि ये डिस्पोजल हो गया या एक्विजिशन हो गई। तो जब एक्विजिशन होती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने लेनी होती है, तो दैट इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम इट इज ट्रीटेड टू हैव बीन एक्वायर्ड। और डिस्पोजल कंसिडरेशन लेनी होती है जब डिस्पोजल आप समझते हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट when the asset is treated to have been disposed of is the disposal consideration. Then अगर in case of business asset discarded or ceased to be used in business, पर्सनल यूज में नहीं गया लेकिन इसका इस्तेमाल आपने ख़त्म कर दिया, इट हैज सीज्ड टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, तो सेम इट विल बी ट्रीटेड एज डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ द एसेट नॉर्मली जो आप समझते हैं वही कुछ है, यहां बस एक छोटी सी तब्दीली है। पहली चीज, कंसिडरेशन पेड फॉर द एसेट, और वो कंसिडरेशन कैश में भी हो सकती है और अदर देन कैश भी हो सकती है। और अगर आपने कंसिडरेशन पे किए इन काइंड, तो जो चीज पे की है, जो एसेट आपने दिया है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे जिस दिन ये एसेट आपने अगले बंदे के हवाले किए। सो एक्चुअल कंसिडरेशन पेड कैश में है तो सिंपल है, और अगर कोई काइंड में दिया है तो जोन सा एसेट दिया है एज ए कंसिडरेशन, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे एज कंसिडरेशन पेड। देन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एक्विजिशन, नॉर्मल। देन एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अल्टरेशन और इंप्रूवमेंट ऑफ एन एसेट, इसका मतलब यह है उसे यूजफुल कंडीशन तक लाने के लिए जो कुछ आपने खर्च किया होगा, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। और नई चीज जो आपको इसमें नजर आएगी, दैट इज एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट। नॉर्मली ये पता तो तब लगते हैं जब एसेट एक्चुअली डिस्पोज ऑफ होता है, और कॉस्ट डिटरमिन करते हैं जब आपने एक्चुअली इसको एक्वायर किया हो। टैक्स पर्पसेस के लिए अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हो कि इसको डिस्पोज करने पे इतने पैसे लगे थे,
तो वो भी आपने उसकी कॉस्ट में ऐड कर देना है। अगर एसेट परचेज नहीं किया बल्कि खुद बनाया है या कंस्ट्रक्ट किया है, तो एक चीज चेंज हो जाएगी, बाकी सारी की सारी वही चीजें रहेंगी। और वो चीज क्या है कि आपने कॉस्ट या एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और कंस्ट्रक्टिंग द एसेट। एसेट को बनाने में जो खर्चा हुआ है उसमें बाकी वही तीन चीजें यूजेबल कंडीशन तक लाने के लिए, अल्ट्रेशन या इंप्रूवमेंट के लिए और डिस्पोजल पे जो कुछ खर्च किया होगा, दैट इज टेकन एज कॉस्ट ऑफ द एसेट। पर्सनल एसेट ट्रीटेड एज बिजनेस एसेट, हमने पढ़ा हुआ है कि फेयर मार्केट वैल्यू इज टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये एक एसेट एक्वायर्ड विद फॉरेन करेंसी लोन, ये जरा थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई एसेट परचेज करने के लिए फॉरेन करेंसी लोन लिया है, तो हमने शुरू के लेक्चर्स में सीखा था कि फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस को पाक रुपीस में कन्वर्ट करना है और रेट कौन से होंगे, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के होंगे। अब लोन आपने रीपे करना है। लोन रीपे करने के दौरान अगर देयर इज ए चेंज इन द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, रेट बदल जाता है और उसकी बिना पे जो लायबिलिटी इन पाक रुपीस आपने पे करनी है उस फॉरेन करेंसी लोन की, उसमें को कमी बेशी हो जाती है। लायबिलिटी इन पाक रुपीस बदल जाती है। अगर वो इंक्रीज हो जाती है तो जितनी इंक्रीज हुई है लायबिलिटी, इतनी कॉस्ट ऑफ द एसेट इंक्रीज कर देंगे। और अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की बिना पे डिक्रीज हुई है लायबिलिटी इन पाक रुपीस, तो उतनी कॉस्ट ऑफ द एसेट कम कर देंगे। और पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एनी हेजिंग एग्रीमेंट रिलेटिंग टू लोन shall also be taken into account while determining the impact of the exchange rate fluctuation of the person's liability in Pak rupees. Hedging agreement क्या होते हैं कि इस एग्रीमेंट के तहत से आप किसी फॉरेन करेंसी जो आपको फ्यूचर किसी डेट में चाहिए हो, फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइडर जैसे बैंक्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर फ्यूचर डेट पे मुझे इतनी मिकदार में ये फॉरेन करेंसी चाहिए। अगर तो उसमें सिर्फ करेंसी की सिक्योरिटी की हुई है कि ये आनी चाहिए, रेट तय नहीं हुआ, तो नेचुरली लायबिलिटी कम ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि आप उसका रेट भी फिक्स कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर फ्यूचर डेट को इतने डॉलर्स चाहिए और इस रेट पे चाहिए। और अगर इस किस्म की सूरत हाल हो तो फिर चूंकि लायबिलिटी इन पाक रुपीस में कोई कमी बेशी नहीं हुई, तो कॉस्ट ऑफ द एसेट भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा एक्सरसाइज एक देखते हैं कि फॉरेन करेंसी लोन आपने $40,000 का लिया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ए। इट वाज रीपेबल इन 8 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ $5,000। उतनी ही अमाउंट का आपने एक प्लांट परचेज कर लिया। अजम्पशन ये की है कि जिस वक्त ये काम किया उस वक्त $1 100 रुपये का है। एक्सपेंसेस टिल इरेक्शन ऑफ द प्लांट, यूजेबल कंडीशन तक लाने के लिए 1 लाख रुपया खर्च किया। सो 40,000 रुपये, $40,000 इंटू 100, 4 मिलियन, 1 लाख रुपये ये खर्चा हुआ। तो 4.1 मिलियन एक्चुअली कॉस्ट आ गई शुरू में। आफ्टर पेमेंट ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट्स, 2 सालों की, द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएटेड एंड द नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स वर पेड एट द रेट ऑफ ₹105 एंड ₹110 रिस्पेक्टिवली पर $1। अब इसको सामने रखते हुए कहते हैं कि आपने ईयर ए और सी जो है इसकी कॉस्ट आपने डिटरमिन करनी है और फिर इसकी डेप्रिसिएशन भी करनी है, और डेप्रिसिएशन रेट इज़ 15%। और ये लिखा हुआ है कि इग्नोर द इनिशियल अलाउंस अंडर सेक्शन 23। ये चूँकि हमने बाद में पढ़ना है इसलिए इस एग्जाम्पल में उसको शामिल नहीं किया गया। अब आंसर देखें। ईयर ए में टोटल कॉस्ट 4.1 मिलियन, 4 मिलियन 40,000 इंटू 100 और 1 लाख रुपये हो। डेप्रिसिएशन सिंपल 15% के हिसाब से 6,15,000। सेकेंड ईयर में
भी चूँकि एक्सचेंज रेट में कोई तब्दीली नहीं आई, 4 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आई है, तो वो 4.1 मिलियन लेस डेप्रिसिएशन 6,15,000, तो ये जो 34,85,000 उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू है इस पे 15% के हिसाब से 5,22,750। लेकिन तीसरे साल तब्दीली आ गई, और वो क्या हुई कि एक्सचेंज रेट चेंज हो गया। पहले में 105 हो गया, दूसरे में 110 हो गया। सो 5,000 की इंस्टॉलमेंट है, 5 रुपये का फ़र्क पड़ा। पहली ये जो 5वीं हमारी इंस्टॉलमेंट है, सो 25,000 रुपये। अगली जो 6ठी इंस्टॉलमेंट थी उस पर 10 रुपये का फ़र्क पड़ा, इंक्रीज़ हुई 50,000 रुपये। इसका मतलब ये कि 75,000 रुपये अब आपकी इंक्रीज़ इन लायबिलिटी हो गई। तो ये इन दोनों को ऐड करें तो 41,75,000 रुपये ये आपकी कॉस्ट आ गई। जितनी लायबिलिटी इन पाक रुपीस बढ़ी उतनी कॉस्ट इंक्रीज कर देगी। और 2 इंस्टॉलमेंट आपने पे की, एक 105 के हिसाब से, एक 110 के हिसाब से। सो एक में 5 रुपये फालतू देने पड़े 5,000 रुपये, दूसरे पे 10,000 फालतू देने पड़े, दोनों 75,000 रुपये बन गए। सो थर्ड ईयर में कॉस्ट ऑफ द एसेट वो 4.175 मिलियन हो गई। और डेप्रिसिएशन आप जानते हैं कि जितनी डेप्रिसिएशन इससे पहले अलाउ की हुई थी, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो माइनस कर दें। वो पिछले 2 सालों की 6,15,000 और 5,22,000 जो है, इसको माइनस कर दें तो इट इज़ रिटर्न ऑन वैल्यू फॉर द थर्ड ईयर, और 15% के हिसाब से 4,55,588 रुपये इट बिकम्स द डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर। सो सीखा हमने क्या कि इफ देर इज इंक्रीज इन लायबिलिटी इन पाक रुपीज अगेंस्ट ए फॉरेन करेंसी लोन, देन द कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी इंक्रीज्ड। इसी को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि यूजिंग द रेट ऑफ प्रीवियस एक्सरसाइज कंप्यूट द टोटल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2000D, assuming that on first day of the year 2000D the exchange rate became 96 rupees per dollar। इसका मतलब ये कि 4 रुपए की कमी हो गई है। हमने 100 का बुक किया हुआ था ना, तो 4 रुपए की लायबिलिटी में कमी हो गई है। 2 इंस्टॉलमेंट, 5,000 की 2 इंस्टॉलमेंट हैं। सो 5,000 इंटू 2 10,000, और 4 रुपये की कमी हुई है। सो 40,000 रुपया टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। ये लायबिलिटी इन पाक रुपीस रिड्यूस हो गई, नॉट द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? जो कॉस्ट आपने पिछले साल डिटरमिन की थी उसमें से 40,000 माइनस कर देंगे। और 40,000 वही जो अभी हमने कैलकुलेट किया कि 5,000 की एक इंस्टॉलमेंट थी, हर इंस्टॉलमेंट पे 4 रुपये कम हो गए। 2 इंस्टॉलमेंट थी, 10,000 की इंस्टॉलमेंट्स हो गई, 4 रुपये के हिसाब से 40,000 माइनस हो। अब उसकी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ द एसेट हो गई 41,35,000। सो अगर लायबिलिटी इन पाक रुपीस में रिडक्शन आती है तो कॉस्ट ऑफ द एसेट रिड्यूस कर देंगे। और ये रिड्यूस करने का नतीजा क्या हुआ कि ये अब आपकी कॉस्ट है, ये आपकी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये माइनस करने के बाद रिटर्न ऑन वैल्यू आ गई, और 15% के हिसाब से रेट आपने अप्लाई किया तो 3,81,249 रुपये इट इज़ योर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो फॉरेन करेंसी लोन में अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की बिना पे लायबिलिटी इन पाक रुपीस, वो जो लोन के इवज लायबिलिटी इन पाक रुपीस थी, उसमें कुछ कमी या बेशी होती है तो कॉस्ट ऑफ द एसेट भी उसी तरीके से कम या ज्यादा कर देगी। एसेट फ्रॉम ग्रांट और सब्सिडी, अगर एसेट किसी ग्रांट या सब्सिडी के नतीजे में मिला है या उस पर दी गई है तो 2 सूरतें हो सकती हैं कि वो ग्रांट टैक्सेबल नहीं है।
अगर ग्रांट टैक्सेबल नहीं है तो जितनी ग्रांट की अमाउंट है उसको निकाल देंगे, बाकी कॉस्ट समझ लेंगे। एज्यूम करें कि एसेट आपने परचेज किया 100 रुपीज का, ये कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है। उस पे ग्रांट मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से 70 रुपए की, 30 रुपए। नाउ इट विल बी कॉस्ट फॉर टैक्स। टैक्स पर्पसेस के लिए कॉस्ट विल बी ₹30। अच्छा, अगर बात क्या होता है कि एसेट ही आपको दे दिया गया एज ए सब्सिडी, 100 रुपए का एसेट था, 100 रुपए की सब्सिडी होगी, बाकी जीरो हो गया। अच्छा, कानून के मुताबिक आपने उसको बुक तो करना होता है, तो फिर इसे एक नोशनल वैल्यू ऑफ ₹1 उस पे बुक कर लेंगे। ये वो सूरत है जहां सब्सिडी और ग्रांट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, लेकिन इफ इट इज टैक्सेबल और इफ दिस ग्रांट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन विच इज रीपेएबल, तो फिर कॉस्ट नॉर्मल तरीके से डिटरमिन करेंगे। अगर ये टैक्सेबल हो जाता है तो फिर जो कॉस्ट है इन दोनों सूरतों में कॉस्ट विल बी ₹100। नॉर्मल तरीके से जो कॉस्ट डिटरमिन होती है वो होगी, फिर किसी किस्म की कोई चीज माइनस नहीं करेंगे। इफ सब्सिडी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, देन जितनी एग्जेम्पशन है उतनी माइनस करने के बाद उस पे हम कॉस्ट डिटरमिन कर लेंगे। रिप्लेसमेंट एसेट, रिप्लेसमेंट एसेट क्या है कि अगर कानूनी तौर पे कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट हो जाती है, गवर्नमेंट के पास ये राइट है अंडर सर्टन लॉ कि अगर किसी एसेट की उसे ज़रूरत है तो वो ले सकती है। मिसाल के तौर पे एक सड़क बनाना चाह रहे हैं और उसमें किसी बंदे की ज़मीन आ रही है, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्वायर कर सकती है, उसका एक कानून है। और उस कानून की रोशनी में उसे कुछ अदायगी भी हो जाएगी। इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर उसी किस्म का कोई और एसेट खरीदने में ये पैसे खर्च कर दिए और वो एसेट खरीदा 1 साल के अंदर अंदर, तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ डेट एसेट हम नहीं निकालेंगे। वो जो नया एसेट परचेज किया डेट इज टर्म्ड एज रिप्लेसमेंट एसेट। गवर्नमेंट ने कोई एसेट आपसे कंपल्सरली एक्वायर कर लिया, जबरन एक्वायर कर लिया, पैसे दिए, उन पैसों के एवज आपने साल के अंदर उसी किस्म का एक और एसेट परचेज कर लिया, तो डेट इज रिप्लेसमेंट एसेट। उसकी कॉस्ट कैसे डिटरमिन करेंगे? चूंकि गेन और लॉस डिटरमिन नहीं हुआ, तो उसका तरीका यह है कि कॉस्ट ऑफ द एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, कॉस्ट ऑफ द एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, इसमें से एडजस्टमेंट करनी है आपने। एडजस्टमेंट किस चीज की? नए एसेट के लिए जितने पैसे दिए, कंसिडरेशन पेड फॉर रिप्लेसमेंट एसेट, नया एसेट कितने में खरीदा, उसमें से माइनस कर देंगे कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर एसेट डिस्पोज्ड। ये कंपल्सरीली जब आपसे एक्वायर हो गया तो कितने पैसे आपको मिले वो माइनस कर दें। जो भी नेगेटिव पॉजिटिव फिगर आती है उसको आपने ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट में से माइनस कर देना है या ऐड कर देना है। दिस विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट एसेट। तो आज हमने एसेट्स की टाइप्स पढ़ी, एक्विजिशन ऑफ एसेट पढ़ा, डिस्पोजल ऑफ एसेट पढ़ा, और ये देखा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे डिटरमिन होगी। ये चैप्टर अभी चलेगा, इसमें हमने डिस्पोजल कंस्ट्रक्शन आगे चल के पढ़नी है और फिर डेप्रिसिएशन पढ़नी है। इन एसेट पे किस किस तरीके से डेप्रिसिएशन होगी, तो वो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।